हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करेंगे। एक विशेष बुक है बीपीएससी बिहार दरोगा से संबंधित एग्जाम और बीपीएससी टीचर से संबंधित जिनको भी एग्जाम देना है उनके लिए बेहतरीन सीरीज की शुरुआत की जा रही है। इस बुक का नाम की बात करेंगे, इस बुक का नाम जो है कि बिहार एक परिचय है। बिहार जो है कि एक परिचय है। सभी लोग जो है कि इस बुक के बारे में तो जानते ही होंगे। इसमें जो है कि सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जो है कि आपको कवर अप किया गया है। ये बुक की राइटर की बात करेंगे, इम्तियाज अहमद साहब के द्वारा लिखा गया और रजनीश कुमार के द्वारा ये लिखा गया आपका बुक है। और ये मार्केट में जो है कि आपको एकदम न्यू बुक आया है। और इसमें जो है कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में दिया हुआ है। और पूरा इसमें बिहार से संबंधित जो भी बिहार स्पेशल होते हैं सारे के सारे इसमें जो है कि आपको समाहित किया गया है। अगर कुल पृष्ठ की बात करेंगे, ये 234 पृष्ठ का जो है कि आपका बुक देखने को मिलेगा। और एक एक पेज जो हम आपको करवाने वाले हैं आने वाले समयों पे जो है कि हम आपको करवाने वाले हैं, जिसका पहला पार्ट जो है कि पार्ट 1 मैं अभी आप लोग के सामने रख रहा हूँ। कैसा लगा नहीं लगा आप लोग वीडियो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो चलिए आइए इसी के साथ इस बुक की शुरुआत करते हैं। और इस बुक की शुरुआत करते हुए आप लोगों से एक बात और बता देते हैं कि हम लोग का टेलीग्राम का चैनल है, संकल्प एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा वीडियो को जो है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर जो है कि आप लोग कीजिएगा। साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। तो आइए इसके साथ इसकी शुरुआत करते हैं। पहला जो है कि क्वेश्चन के साथ जो है कि आपको शुरुआत करते हैं। पहला जो है कि बिहार के इतिहास एवं कला संस्कृति के बारे में जो है कि आपको वर्णन देखने को मिलता है। तो आइए इसी के बारे में चर्चा करते हुए बातों को बढ़ाते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि पहला बोल रहा है कि बिहार के जो है कि आपको बारे में, बिहार का प्राचीन बिहार से आपको संबंधित जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अब आइए इस पे जो है कि हम लोग चर्चा करते हुए बढ़ते हैं आगे बातों को बढ़ाते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास के सोर्सेस या स्रोत के बारे में जो है कि आपको बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है जरा देखिएगा। एक जो क्वेश्चन आपका बोलता है कि प्राचीन बिहार के अध्ययन स्रोतों से संबंधित निम्नलिखित सत्य कथनों को पहचान कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है? पहला कथन बोल रहा है आपका कि आजादी से पूर्व बुकाकन और हैमिल्टन ने राजगीर के किलेबंदी के लिए विशाल दीवार और बोधि वृक्ष और बराबर की गुफाओं का महत्व के बारे में बताया है। ये आपका बिल्कुल का बिल्कुल कथन जो है कि आपका सही है। दूसरी की बात करेंगे, पुराविद और होट गांव के केसरिया स्तूप टीला ने अरेराज और अशोक स्तंभ के बारे में बतलाया गया है। बिल्कुल सही है। ये अरेराज और केसरिया में किसके बारे में? तो अशोक के बारे में जो है कि आपको बताया गया है। तीसरी की बात करेंगे, तीसरा क्या बोलता है? तीसरा जो बोलता है आपका स्टेफेंसन जो है कि भाखड़ा स्तंभ और बसाड के अवशेषों के बारे में जो है कि आपको बतलाया है। ये भी आपका कथन सही है। और चौथा बोलता है आपका कर्नल मैगेंजी जो है कि 1814 में केसरिया स्तूप के प्रारंभिक जो है कि आपको कुछ उत्खनन को दिखाया है। ये भी आपका देखने को क्या होगा? देखने को जो है कि आपका सही मिलेगा। इसी के साथ जो है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, सभी के सभी जो है कि इसके राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3। ए 1 2 3 और 4 सभी के सभी जो है कि इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न चलिएगा। अगला प्रश्न क्या है जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कनिंघम से संबंधित कथनों पर कौन सा कथन गलत है? इसको पहचान करना है, जरा सुनिएगा। इसके साथ पहचान करेंगे कौन सा कथन जो है किसका गलत है। प्रश्न यहाँ बोल रहा है कि कनिंघम कनिंघम की गिरियक पहाड़ी का उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन जो है कि फाहियान और वेन सांग ने जो है कि आपको किया है। ये बिल्कुल जो है कि आपका कथन सही है। ठीक ना? कथन जो है कि आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला दिया है आपको 1861 में कनिंघम के साथ प्राचीन स्थलों का सुव्यवस्थित संप्रेषण और उत्खनन का शुरू हुआ है। ये भी आपका सही है। तीसरा जो बोल रहा है आपका क्या बोल रहा है? तीसरा जो बोल रहा है आपका कि कनिंघम ने बिहार शरीफ के घोषराव गांव की पहचान उस नगर के रूप में की है जिसकी स्थापना कन्नौज के राजा यशोवर्मन ने जो है कि आपको किया है। ये भी आपका सही है। और चौथा जो बोल रहा है क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा। चौथा बोल रहा है कि 1863 ईस्वी में कनिंघम ने सबसे पहले मद्रास के समीप पाषाण कालीन उपकरण का पता लगाया था। ये जो है कि आपको पाषाण कालीन उपकरण का पता, ये गलत कथन गलत है। ये जो है कि कौन? तो मद्रास 1863 में सबसे पहले जो है कि आपको किसने? तो आर
ब्रूस फुट ने, कौन सा? ब्रूस फुट ने सबसे पहले जो है कि मद्रास के पास जो है कि पूर्ण पाषाण कालीन जो है कि आपका उपकरण का पता लगाया लगाया था। तो इसका आंसर जो है कि आपका कनिंघम न होके क्या हो जाएगा? ब्रूस फुट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका रॉन्ग हो जाएगा। बाकी ए, बी और सी जो है कि आपका सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ई की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ई में दिया है बोध गया में कनिंघम ने बोध गया मंदिर की खोज के साथ साथ जो है कि पवित्र प्रशस्त्र और ग्रेनाइट प्रस्तरों से निर्मित जो है कि आपका रेलिंग का भी पता लगाया है। ये भी आपका देखने को कथन सही मिलेगा। यही चीज आपका लिखा हुआ है। तीसरा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या बोला है जरा सुनिएगा। तीसरा प्रश्न बोलता है कि आजादी के बाद बिहार के पुरातात्विक गतिविधियों से संबंधित सही तथ्यों को जो है कि आपको चुनना है। क्या चुनना है? सही तथ्यों को चुनना है। जरा सुनिएगा, पहला तथ्य जो बोल रहा है क्या बोल रहा है। पहला तथ्य की बात करेंगे 1949 में पटना विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी प्राचीन प्राचीन भारत के पुरातात्विक खगोल खोला गया। बिल्कुल सही है। पटना में 1949 में पटना विश्वविद्यालय में जो है कि आपको खगोल जो है कि आपको खोला गया था। कहाँ पे? पटना विश्वविद्यालय में। आगे की बात करेंगे, आगे क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा। आगे बात करेंगे, आगे बात करते हैं। दूसरा बोल रहा है कथन, दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि डॉक्टर एल अतलेकर अतलेकर ने 1950 में वैशाली और 1951 में कुम्हरार का उत्खनन किया। ये भी आपका कथन जो है कि आपका सही है। तीसरा की बात करेंगे, तीसरा कथन की बात करेंगे 1962 में राज्य के पुरातात्विक निर्देशालय की स्थापना जो है कि आपको किया गया। राज्य में पुरातात्विक निर्देशालय कब? 1962 में। और चौथा की पॉइंट की बात करेंगे 1970 में पटना विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी में प्रसिद्ध बौद्ध नगर चंपा भागलपुर का उत्खनन किया। बिल्कुल सही है। और 500 ईसा पूर्व में जो है कि आपको गज दत्त निर्मित एक नारी का मूर्ति जो है कि आपको मिला। और पांचवा कथन की बात करेंगे, पांचवा कथन क्या बोलता है जरा सुनिएगा। पांचवा कथन जो बोलता है आपको बौद्ध धर्म में निरंजना नदी के पार जापानी दल का उत्खनन किया और तीसरी सदी ईसा पूर्व के बकरौर गांव में स्थित बौद्ध मठ का पता लगाया और पालकालीन अभिलेख के सुजात गिरी का भी जो है कि आपको पता लगाया था। मतलब इसमें जो भी आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 5 सभी का सभी जो है कि आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चौथे प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न क्या है जरा सुनिएगा। चौथा प्रश्न बोल रहा है कि बिहार में मुद्रा अध्ययन स्रोतों से संबंधित कौन सा तथ्य जो है कि आपका गलत है। इसके बारे में जरा सुनिएगा। पहला बोल रहा है, इसमें क्या है? पहला बोल रहा है कि बिहार में मिलने वाली सर्वाधिक जो है कि प्राचीन सिक्के को आहत सिक्का जो है कि आपको कहा गया। बिल्कुल जो है कि आपको प्राचीन सिक्का रजत को जो है कि आहत सिक्का जो है कि आपको कहा गया। इसे जो है कि आहत सिक्के भी जो है कि आपको मिले हैं। ये भी आपका सही है। दूसरा बोल रहा है कि शशांक के आपको स्वर्ण सिक्के नालंदा और गया से मिले हैं। दूसरा, शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से? नालंदा और गया से मिले। ये भी आपका सही है। तीसरा बोल रहा है कि राजगीर के विस्तिका सिक्कों का नमूना मिला है जो लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है। ये भी आपका सही है। और चौथा बोल रहा है क्या? आजादी में प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले। आजादी नालंदा में। कहाँ पे? नालंदा में। तो ये भी आपका सही है। लेकिन पांचवा बोल रहा है कि बिहार में 18वीं रति की सिक्के जो है कि आपको मिले हैं। नहीं, बिहार में 58वीं रति के जो है कि आपको रजत के आहत सिक्के जो है कि आपको देखने को मिलेंगे, जिसे हम लोग किसका? तो चित्र टिका का सिक्का का नमूना भी जो है किसे कहा गया है। ये आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, पांचवा नंबर प्रश्न कौन क्या बोल रहा है? महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है कि आपको प्राप्त की बात करेंगे, ये आपको जो हुए हैं बसाड कहाँ पड़ता है? वैशाली के निकट जो है कि आपको बसाड देखने को मिलेगा। यहाँ से जो है कि आपको प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा। छठा प्रश्न है कि नामक एक व्यक्ति ने बोध गया में एक शैव मंदिर का निर्माण करवाया और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें धर्मपाल के बोध गया प्रशस्त्र अभिलेख से जो है कि आपको निकलता है। किससे? धर्मपाल के बोध गया प्रशस्त्र अभिलेख से जो है कि इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है।
सातवें प्रश्न के ऊपर आएंगे। सातवां प्रश्न क्या बोल रहा है? सातवां प्रश्न बोल रहा है कि श्रीलंका के विष्णुओं का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है? तो श्रीलंका के विष्णुओं का वर्णन की बात करेंगे तो बोध गया से जो है कि अभिलेख जो प्राप्त हुआ है उसमें जो है कि इसका वर्णन देखने को मिलेगा। किससे हुआ है? बोध गया में। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे बोध गया अभिलेख से श्रीलंका के विष्णुओं महामना द्वितीय का जो है कि आपको वर्णन जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि राजनीति रत्नाकार पुस्तक के लेखक कौन है? ये देखिएगा बीपीएससी 60वीं से 62वीं में आपका पूछा गया प्रश्न है। तो ये देखिएगा इसका आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर जो है कि आपको चंदेश्वर जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। अब जरा डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकार में ब्राह्नीति के जो है कि आधार मंडल का सिद्धांत को बताया है। और इसमें पांडगुण सिद्धांत साम दाम दंड भेद और आपको दंड भेद के बारे में जो है कि आपको परामर्श के बारे में जो है कि आपको बताया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पे आधारित था? 63वां बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न 2018 का है। ये जो आधारित था शासन काल या शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास के बारे में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10वीं प्रश्न के ऊपर चलते हैं। उद्वर्त प्रकाश के लेखक कौन है? ये 60वीं से 62वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। इसके लेखक की बात करेंगे। इसके लेखक जो है कि आपको कौन है? तो मौलिक कवि जो है कि इसके लेखक हैं। कौन है? मौलिक कवि जो है कि इसके लेखक हैं आपके। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा 11 नंबर। मौर्यकालीन स्थापत्य कला का साक्ष्य जो है कि प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला की बात करेंगे। ये आपको पाटलिपुत्र से भी प्राप्त होता है, बराबर की पहाड़ी से भी प्राप्त होता है, राजगिरी से भी प्राप्त होता है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा अप्रयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है। बिहार के गढ़वालों का अधिपत्य का प्रमाण जो है कि आपको मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो ये है मनेर के त्राम पात्र से जो है कि आपको मिलता है। कहाँ से? मनेर के त्राम पात्र से मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में आने वाला महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है? तो चीनी यात्री का नाम जो है कि आपको फाहियान भी आया था, वेनसांग भी आया था, उसके बाद इत्सिंग भी आया था। तो ये तीनों का तीनों जो है कि आपको आया था। इसलिए उपयुक्त में से सभी जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी का यात्रा का जो है कि वृत्तांत जो है कि आपको साहसिक स्रोत से जो है कि आपको माना जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत हमें कहाँ से देखने को मिलेगा? तो ये है, एक है आपका भगवा भगवान शेष जो है कि इससे भी यात्रा वृत्तांत से भी, अभिलेख से भी, सिक्के से भी और धार्मिक ग्रंथ, ये सभी के सभी से जो है कि हमको देखने का मिलेगा। इसमें इसका आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न 15वां नंबर प्रश्न बोलता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध की जानकारी प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? तो भावनाओं शेष से प्राप्त होती है, यात्रा वृत्तांत से भी होती है, धार्मिक ग्रंथ से भी होती है। अपिक्त सभी, इसमें से सभी के सभी से जो है कि आपको प्राप्त होता है। इसके बारे में भी आपको चर्चा किया गया है। 16वें प्रश्न की बात करेंगे। 16वां प्रश्न क्या दिया गया है? 16वां प्रश्न है कि बिहार के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मौर्यकालीन अभिलेख की बात करेंगे। ये अभिलेख जो है कि आपके लोरिया अरे राज्य से प्राप्त हुए हैं। कहां से? लोरिया अरे राज्य से प्राप्त हुए हैं। लोरिया नंदनगढ़ से भी प्राप्त हुए हैं। शहराम से भी आपको प्राप्त हुए हैं। सहसराम से जो है कि आपको प्राप्त हुए हैं और रामपुरवा से जो है कि आपको प्राप्त हुए हैं, लेकिन पाटलिपुत्र से प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए पाटलिपुत्र के छोड़कर सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अशोक के लघु शिवालेख एक प्राप्त हुआ है। लघु शिवालेख एक जो है कि आपको प्राप्त हुआ है।
सहस्राम से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? सहस्राम से जो है कि आपको प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? तो इसकी भाषा की बात करेंगे, इसकी भाषा जो है कि आपको प्राकृत भाषा में आपको ये लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि कौन सी थी? तो लिपि थी ब्राह्मणी। कौन सी? ब्राह्मणी लिपि थी। एक मिनट, सॉरी, ब्राह्मणी लिपि थी। आइएगा फिर से, ब्राह्मणी लिपि थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है कि बिहार में धातु प्रशस्त युगीन अवशेष मिले हैं। धातु प्रशस्त युगीन जो है कि अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये चिरांद स्थान जो कहाँ है? ये छपरा में, मतलब कि ये सारण में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? सारण में। और चेचर की बात करेंगे, चेचर जो है कि आपको वैशाली में एवं सोनपुर से भी प्राप्त हुआ है, और मनेर से भी, पटना के मनेर से भी आपको प्राप्त हुआ है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी से जो है कि आपको प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के नवादा जिले के अप अपसड अपसड से प्राप्त जो है कि अभिलेखों में किस राजवंश के बारे में जानकारी हमें मिलता है? तो वहां पे जो राजवंश है उस बारे में किसके जानकारी? तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जो है कि यहाँ पे जानकारी हमें मिलता है, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णार्क के लेख तथा शाहपुर पटना और मदार बांका से प्राप्त लेखों की जानकारी मिलता है, किससे मिलता है? तो ये जो है कि आपको परवर्ती गुप्त के जो है कि वंश के बारे में जो है कि आपको जानकारी यहाँ से देखने को मिलता है। किस वंश के बारे में? परवर्ती वंश के बारे में जानकारी जो है कि हमें देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। 23वां प्रश्न जो बोलता है कि पाल शासक के बारे में जानकारी मिलता है। तो पाल शासक के बारे में जानकारी कहाँ से? देवपाल के मुंगेर अभिलेख से। बिल्कुल सही है, देवपाल के मुंगेर जो अभिलेख है वहां से भी आपका पालकालीन शासक के बारे में जानकारी देखने को मिलेगा। और नारायण पाल के भागलपुर के ताम्रपत्र अभिलेख से, ये भी बिल्कुल सही है, नारायण पाल के जो है कि आपको भागलपुर के ताम्रपत्र अभिलेख से भी देखने को मिलेगा। और महिपाल प्रथम के नालंदा मुजफ्फरपुर के अभिलेख से भी प्राप्त देखने को मिलेगा। इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? तो बिहार के लिए सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे, अथर्ववेद जो है कि सबसे प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत जो है कि आपका अथर्ववेद है। अगला प्रश्न है कि बिहार में स्थित महाजनपद के बारे में जानकारी जो है कि हमें कहाँ से मिलती है? तो महाजनपद के बारे में जानकारी जो है कि अंगुत्तर निकाय से और भगवती सूत्र से। ये तो हो गया बौद्ध धर्म का। कौन धर्म का? बौद्ध धर्म का जो है कि अंगुत्तर निकाय। और जैन धर्म की बात करेंगे, जैन धर्म का भगवती सूत्र से जो है कि आपको जानकारी देखने को मिलती है, भगवती सूत्र से और आपको अंगुत्तर निकाय से। जिसमें बिहार में कितना? तो बिहार में 3 गो महाजनपद। कितना महाजनपद? 3 गो महाजनपद। अब पूरा भारतवर्ष में 16 महाजनपद की जानकारी जो है कि हमें देखने को मिलेगी, 16 महाजनपद। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो प्रश्न है सुनिएगा। अगला प्रश्न है नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। क्या उत्खनन से प्राप्त हुआ है? कौन से प्राप्त हुआ है? मौर्य काल का जो है कि आपको बौद्ध विहार? नहीं, ये पाल काल का बौद्ध विहार जो है कि हमें प्राप्त हुआ है। कहाँ से? सराय टीला कहाँ है? नालंदा में है। याद रखिएगा, नालंदा सराय टीला से जो है कि आपको प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 27 नंबर क्या बोल रहा है कि बौद्ध साहित्यिक विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय की जानकारी मिलती है, किससे मिलती है इसकी जानकारी? इसकी जानकारी जो है कि आपका मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में इसे जानकारी मिलता है, तथा मौर्योत्तर बिहार के बारे में जो है कि इसमें जानकारी मिलता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों का दोनों इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में बड़े पैमाना में उत्खनन कार्य कराने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों और अवशेषों की खोज करने वाले पुरात बेता थे। कौन से इसमें पुरात बेता थे? तो ये थे आपके कनिंघम थे। कौन थे? कनिंघम साहब जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि नालंदा में स्थित बड़ा गांव, नालंदा महाविहार
का पता किसने लगाया था? तो नालंदा महाविहार का पता जो है कि आपको कनिंघम के द्वारा जो है कि आपको लगाया गया था। क्या दिया है डिस्क्रिप्शन सुन लीजिएगा। वहां से 2 अभिलेख जो है कि आपको मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम जो है कि उत्कीर्ण है ना। बिहार शरीफ के कुमार गुप्त प्रथम तथा स्कंद गुप्त के प्रसिद्ध स्तंभ लेख से जो है कि आपका प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बौद्ध गया में मंदिर का भी खोज किया था। बौद्ध गया में मंदिर का खोज किसने? कनिंघम ने जो है कि आपको खोजा था। पुरात पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार की खोज की है। बिहार की खोज जो है कि कहाँ से? बिहार में खोज की है। कहाँ कहाँ से बिहार में खोज किया है? ये किया है केसरिया से भी किया है, चंपारण से, ठीक है, लोरिया, अरेराज और अशोक स्तंभ से, ये भी सही है। बसाड के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीनतम स्थान से, ये तीनों का तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से सभी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि विदेह के राजा जनक ने निक्स निक या सुबर्ग या सतनाम उपहार से दिया और यह कहाँ वर्णित है? ये जो आपका वर्णित है ये कहाँ वर्णित है? तो ये जो है कि आपका वृहदारण्यक उपनिषद में जो है कि आपको वर्णित है। किसमें है? वृहदारण्यक उपनिषद में जो है कि आपका इसका वर्णन जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों का लिपि कौन सा था? तो बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि की बात करेंगे तो ये लिपि जो था आपका कौन सा था? तो ये लिपि जो है था आपका ब्राह्मणी लिपि था। कौन सा? ब्राह्मणी लिपि जो है कि आपको था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में कोई नहीं, ब्राह्मणी लिपि का जो है कि आपका प्रयोग जो है कि बिहार से देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न 33वें पे आते हैं। किसके अनुसार प्राचीनतम बिहार में पसवी के रूप में भटकने वाले को बस से कहा गया? किसको किसके अनुसार कहा गया बस से? तो ये जो कहा गया अथर्ववेद एवं पंचविश ब्राह्मण के अनुसार जो है कि आपको कहा गया। अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार आर्य सभ्यता गंगा के दोनों ओर फैला हुआ था? किसके अनुसार था? तो ये जो है कि आपको शतपथ ब्राह्मण के हिसाब से जो है कि आपको बोला गया था। किसके हिसाब से? शतपथ ब्राह्मण के हिसाब से। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ बिहार प्राचीन के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत रखता है? तो ये जानकारी का स्रोत की बात करेंगे, ये कौन रखता है? ये जो है कि आपका दीर्घ निकाय रखता है। कौन रखता है? दीर्घ निकाय जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनैतिक जो है कि आपको नीतियों पर प्रकाश जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अगला है असमड अस अप अपसड नालंदा से प्राप्त एक मंदिर में भग्नावशेष प्राप्त हुआ है और इनके दीवारों पर कथा का दृश्य अंकित है। किसके कथा का दृश्य जो है कि आपका अंकित है? तो रामायण का कथा का जो है कि आपका दृश्य जो है कि आपको अंकित देखने को मिलेगा। अगला है कि बिहार के इतिहास की जानकारी साहित्यक स्रोत कौन सा है? तो साहित्यक स्रोत की बात करेंगे शतपथ ब्राह्मण है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद है। उपयुक्त में सभी इस सभी में जो है कि बिहार के बारे में जो है कि आपको जानकारी कुछ न कुछ दिया गया है। अगला प्रश्न जो है कि आपको पूर्व ऐतिहासिक, पौराणिक और आपको वैदिक काल से जो है कि आपको संबंधित प्रश्न है, इसको भी जरा देख लीजिएगा। बिहार में चिरांद नामक जो है कि पूरा स्थान प्राचीनतम सांस्कृतिक है। ये जो है कि पूरा चिरांद जो है कि आपको ये 66वीं का पूछा गया प्रश्न है, ये कहाँ का स्थित है? तो ये जो है चिरांद जो है कि आपका कहाँ का? तो ये नवपाषाण की संस्कृति है। कौन सी संस्कृति है? नवपाषाण की संस्कृति है। और चिरांद की उत्खनन की बात करेंगे कब? तो 1962 में इसकी उत्खनन जो है कि आपको खुदाई करवाया गया था। ये नवपाषाण का है, त्राम युग के बाद जो है कि आपको था। और खुदाई से यहाँ से जो है कि क्या क्या मिला है? तो खुदाई से यहाँ से हड्डी मिला है, गेहूं की बलिया मिली है, पत्थर मिला है, पत्थर के औजार मिले हैं, जिस पर जानकारी मिलती है कि यहाँ बसे लोग कृषि, पशुपालन और आखेट से जो है कि संलग्न थे। ये सब जो है कि आपको जानकारी देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न जो है कि बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुआ है? तो पूरा पाषाण उत्खनन जो है कि आपको उपकरण कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो है कि जैठियन घाटी नालंदा से प्राप्त हुआ है।
राजपोखर भागलपुर बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो है कि वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, ये तीनों जगह से आपको प्राप्त हुआ है। इसका उपयुक्त में से सभी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। पूरा पाषाण कालीन उपकरण गया, पामे पेमार घाटी, मुंगेर का भीम बांध, पैरसा और भागलपुर के विली जोर से भी जो है कि आपको प्राप्त हुआ है। यहाँ से भी जो है कि आपको देखने को मिलेगा, प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के त्राम पाषाण कालीन संस्कृति का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये संस्कृति का प्रमाण जो है कि आपको मनेर से भी, सेनुआर से और ताराडी से, ये तीनों जगह से, मनेर, सेनुआर और ताराडी, ये तीनों के तीनों जगह से जो है कि आपको प्राप्त हुआ है। ये जो है कि आपको कौन सा त्राम योगिन जो है कि आपको संस्कृति सोनपुर से भी प्राप्त हुआ है, और चिरांद से भी, और आपको अरियापम से भी जो है कि आपको आदि से जो है कि आपका प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि बिहार में प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है कि आपका सही है? पहला बोल रहा है कि बिहार में शेर घाटी गया से प्राग ऐतिहासिक मानव के दो चट्टान आवास मिले हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि बिहार के कुतुबपुर एवं चेचर वैशाली, मनेर पटना, सेनुआर, रोहतास से जो है कि आपको नवपाषाण युगीन स्थल प्राप्त हुआ है, ये भी आपका सही है। तीसरा बोल रहा है कि चिरांद गंगा नदी का तट पर स्थित है, ये भी आपका सही है। तीनों का तीनों जो है कि इसमें सही, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बताइएगा बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभ जो है कि आपको होता है, काल का प्रारंभ होता है अनुमानतः कब से होता है? तो यह जो होता है कि 4000 ईसा पूर्व से जो है कि अनुमानतः इसकी शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है कि बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त होते हैं कहाँ से? तो ये जो प्राप्त होते हैं कहाँ से? कोलडीहवा से, कुल्हांडिया के फलक से, चाकू एवं खुरपी एवं मृत भांड, ये सभी जो है कि आपको प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि बिहार में आदि मानव के विकास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आरंभिक साक्ष्य की बात करेंगे, ये आपका मुंगेर के साथ साथ नालंदा से भी देखने को मिलेगा। कहाँ से? मुंगेर के साथ साथ नालंदा से भी इसको देखने को मिलेगा। और अगला प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है कि बिहार में आदि मानव के उपस्थिति का आरंभिक साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह जो है कि पूर्व प्रशस्त युग से जो है कि आपको प्राप्त हुआ है। पूर्व प्रशस्त युग से जो है कि आपको प्राप्त हुआ है। इसी के बारे में जानकारी जो है कि आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आगे चलते हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रशस्त युग का साक्ष्य जो है कि आपको कहाँ से मिला है? तो मध्यवर्ती का साक्ष्य जो है कि आपका मुंगेर से मिला है। कहाँ से? मुंगेर से जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है कि आपका सुनिएगा। अगला प्रश्न जो है कि बिहार के चिरांद सारण और चेचर वैशाली से किस युग का जो है कि अवशेष प्राप्त हुआ है? तो ये जो है कि नव प्रशस्त, मतलब नव पाषाण काल से जो है कि आपका प्राप्त हुआ है। कौन सा? नव पाषाण काल से। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न बोलता है कि बिहार में त्राम पाषाण युग में परिवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त जो हुआ है आपका चिरांद सारण से। कौन सा है? नव है ना, त्राम है, त्राम प्रशस्त्र है ना, तो चिरांद सारण से हुआ है, चेचर वैशाली से हुआ है, सोनपुर और मनेर सभी के सभी से जो हुआ है उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः कब हुआ था? इसके बारे में जो है कि अनुमान लगाना है। ये जो हुआ था कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे कब? तो 800 ईसा पूर्व के समय में उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कब हुआ था? 800 ईसा पूर्व में जो है कि आपका उत्तर वैदिक काल में जो है कि आपका हुआ था। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक था। कौन सा सहायक था? तो इसमें जो है कि लोहा का उपयोग जो है कि आपको सहायक देखने को मिलेगा। कौन सा? लोहा का उपयोग। अगला प्रश्न है कि श्रुति और किवंती किवंदती किबदती श्रुति एवं किबदती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय
बिहार में मुख्य राज्य कौन 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 से थे? तो बिहार में मुख्य राज्य की बात करेंगे, बिहार में मुख्य राज्य मगध भी था, विदेह भी था, अंग भी था और लिच्छवी भी था। ये सब जो है तो जो था आपको मुख्य राज्य के रूप में जो है कि आपका था। ठीक है, आइएगा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि वेद वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य के आर्यों के आगमन तथा उनके निवास का साक्ष्य का वर्णन मिलता है? हमें इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो ये जो है कि हमें शतपथ ब्राह्मण से जो है कि आपको देखने को मिलेगी। किस ब्राह्मण से? शतपथ ब्राह्मण से जो है कि हमें इसकी जानकारी देखने को मिलेगी। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण से। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बिहार का कौन सा प्राचीनतम राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर था तथा आर्यात जाति के लोग यहाँ आर्या जाति के लोग का निवास स्थल जो है कि आपको था? कौन सा था? तो वो एरिया का नाम था मगध। कौन सा? मगध था। अगला है कि बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। कौन सा ज्ञान का महान केंद्र था? तो वो था आपको विदेह। कौन सा? विदेह था। सही है। और विदेह की राजा की बात करेंगे, विदेह के राजा कौन थे? जनक थे। जनक कैसे थे? एक दार्शनिक थे जो राज्य के व्याकरण एवं साहित्य एवं दर्शन शास्त्र के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जो है कि उस समय जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि अथर्ववेद के वास्ते शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए जो है कि आपको किया गया है? तो ये जो है कि आपके मगध के राज्य लोगों के लिए जो है कि आपको किया गया है। और इसकी चर्चा जो है कि अथर्ववेद के सूक्त में पहली मगधवार का वर्णन जो है कि आपको मिलता है। सबसे पहले मगध का वर्णन कहाँ पे? अथर्ववेद में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। इस बात को भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का वह कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो वह राज्य की बात करेंगे, वो राज्य था आपका विदेह। विदेह का जो क्षेत्र था ये आपको महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचनाओं से हमें मिलती है? तो ये जो है कि आपको शतपथ ब्राह्मण से जो है कि आपको देखने को मिलेगी। किससे देखने को मिलेगी? शतपथ ब्राह्मण से देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है कि बिहार में विदेह राज्य की स्थापना किसने किया था? तो यह किया था नेमी ने जो है कि आपको किया था। किसने किया था? नेमी ने जो है कि आपको किया था। डिस्क्रिप्शन क्या है जरा सुनिएगा। मन्नु के सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु के पुत्र नेमी ने जो है कि आपको, जिसने विदेह विदेह कहा था, विदेह कहा जाता था, और उन्होंने उत्तरी बिहार में विदेह राज्य की जो है कि आपको स्थापना किया था। किसने? नेमी ने जो है कि आपको स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि बिहार के अंग विदेह वैशाली के राजाओं का विस्तृत वर्णन है। किसमें वर्णन देखने को मिलता है? तब पुराण के महाकाव्यों से जो है कि इसका वर्णन देखने को मिलता है। किसे? पुराण के महाकाव्यों से जो है कि इसका वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कीकट किस राज्य को कहा गया है? तो कीकट जो है कि आपको मगध का उपयोग जो है कि आपको कीकट के रूप में कहा गया है। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में सूक्त में पहली बार जो है कि मगध का वर्णन मिलता है? तो ये सूक्त किसके सूक्त में? तो अथर्ववेद के सूक्त में जो है कि पहली बार मगध का वर्णन जो है कि आपको देखने को मिलेगा, मगध का। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न जो बोल रहा है आपका, अगला प्रश्न जो है कि आपका किस वेद में मगध के लोगों को पुरुष मेघ यज्ञ का शिकार बताया गया है? तो ये भी आपको बताया गया यजुर्वेद में। किसमें बताया गया है? यजुर्वेद में क्या बताया गया है? मगध के लोगों को पुरुष मेघ यज्ञ का शिकार बताया गया, यजुर्वेद में बताया गया है। वैशाली के संस्थापक राजा कौन थे? तो वैशाली के संस्थापक राजा विशाल थे। कौन थे? विशाल थे। अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार माधव विदेह ने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार में किया था? तो ये जो है कि आपको शतपथ ब्राह्मण के हिसाब से जो है कि आपको बताया गया है। किसके हिसाब से? शतपथ ब्राह्मण के हिसाब से बताया गया है। अगला प्रश्न है महाजनपद। महाजनपद से बारे में देखते हैं। अब आइए, अंग महाजनपद से संबंधित गलत कथन का पहचान कीजिए, ये बोल रहा है। ठीक ना? क्या बोल रहा है सुनिएगा। प्राचीन अंग मगध के पूरब राजमहल के पहाड़ी के बीच जो है कि आपको स्थित था, बिल्कुल सही है। दूसरा है अंग का सर्वप्रथम उल्लेख जो है कि आपको अथर्ववेद में मिलता है, ये भी आपको सही है। तीसरा बोलता है कि महाभारत और मत्स्य पुराण
मत्स्य पुराण के अनुसार जो है कि अंग राज्य के संस्थापक अंग राजा राजकुमार के द्वारा करवाया गया, ये भी सही है। और मगध के शासक बृहदत्त ने अंग को पूरी तरह से मगध में मिला लिया था, यही आपका गलत है। यह जो है कि आपको मगध का राजा कौन था, अजातशत्रु था। अजातशत्रु के समय अंग को पूरी तरह से जो है कि मगध में पूरी तरीका से समय जो है कि आपको मगध में मिला लिया था। अजातशत्रु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत हो गया लास्ट वाला, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, बिहार में स्थित बज्जी महाजनपद से संबंधित कौन सा जो है कि आपको कथन सत्य है। तो ये देखिएगा पहला क्या बोल रहा है, कौन सा कथन जो है कि सत्य है। बज्जी की राजधानी वैशाली थी और 3 भागों में विभक्त थी। प्रथम जो है कि आपको भाग सुवर्ग मंडित 7,000 था, दूसरा जो है कि 14,000 रजत का मंडित था, और तीसरा की बात करेंगे, तीसरा 21,000 ताम्र जो है कि मंडित का जो है कि आपको भवन था। और पहले जो है कि भाग में शासनाकुल के, दूसरे भाग में गृहस्थ के और सेठ के, और तीसरे भाग की बात करेंगे दासों का उल्लेख मिलता है। कौन सा इसमें बोल रहा है सत्य है, ये आपका असत्य है। दूसरी की बात करेंगे, दूसरा जो है कि आपका बौद्ध विद्वान बुद्ध घोष ने उल्लेख किया है कि जब बज्जियों में शासन चलाए गए तो उसपे संविधान का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत राजा का चुनाव जो है कि आपको होता था, ये भी आपका गलत है। तीसरा बोल रहा है आपका गलत नहीं, ये भी कौन कौन सा सत्य है, ये भी आपका सत्य है, ये भी आपका सत्य है, दोनों आपका सत्य है, गलत कोई नहीं है, ठीक है, दोनों आपका सत्य है। तीसरा की बात करेंगे, तीसरा है बज्जी संघ के बैठकों की अध्यक्षता गण प्रमुख करता था, ये भी आपका सही है। मतलब इसमें से सभी का सभी जो है कि आपका कथन जो है कि इसमें सभी का सभी कथन सही देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न जो है कि चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था। तो ये बस्त महाजनपद जो है कि आपको नहीं था। जबकि अंग की बात करेंगे, अंग है, बज्जी है, आपको मगध तो है ही, 3 गो महाजनपद बिहार में है ना। अगला प्रश्न पे चलिएगा। अगला प्रश्न क्या है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद का जो है कि आपका विस्तार था। तो अंग महाजनपद की बात करेंगे, भागलपुर मुंगेर का जो हिस्सा था उसमें अंग महाजनपद का जो है कि आपको विस्तार देखने को मिलेगा। और छठा अंग महाजनपद की राजधानी की बात करेंगे, राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी चंपा थी। और देखिएगा बुद्ध के समय जो है कि एक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी बुद्ध के समय, चंपा में, समझे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सातवां प्रश्न क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा। सातवां प्रश्न जो है कि बिहार के पटना गया जिला किस महाजनपद में आपको सम्मिलित था। तो ये आपका मगध का क्षेत्र था, गया पटना का। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी, मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह थी। तीसरा नंबर अगला क्वेश्चन है, क्या बोलता है, मगध अंग महाजनपद में कौन सी नदी जो है कि आपको पृथक करती थी। तो यह जो है कि आपको चंपा नदी जो है कि दोनों को पृथक करती थी। मगध को पृथक किससे, अंग से। बीच में कौन सा नदी, चंपा नदी जो है कि आपको दोनों को पृथक करती थी। अगला है कि बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों में से एक संघ था, 8 राज्यों का एक संघ था। तो ये जो था आपको बज्जी महाजनपद था। कौन सा, बज्जी महाजनपद था। और बज्जी संघ में कौन सा राज्य जो है कि आपको सम्मिलित नहीं था। तो बज्जी संघ की बात करेंगे, इसमें जो है कि आपका चेदी जो है कि आपको सम्मिलित नहीं था। और 8 इसमें कौन सा सम्मिलित था, इसमें जो है कि लिच्छवी सम्मिलित था, बज्जी सम्मिलित था, है ना, गायत्रिक सम्मिलित था, विदेह, यक्षवाकु, कौरव, भोग, उग्र, ये सब जो है कि आपको सम्मिलित जो है कि आपको थे, ठीक ना। लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी, वैशाली थी, विदेह थी, मिथिला जो है कि आपको ज्ञात किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि बज्जी संघ की राजधानी क्या थी। तो बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। अगला प्रश्न है कि बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था। तो कौन सा महाजनपद गणतंत्र था, बज्जी महाजनपद जो है कि आपको गणतंत्र था। अगला अगला प्रश्न है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ था। तो ये 46वीं बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है। ये वैशाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैशाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। मगध का प्रथम राजधानी कौन सा था। तो मगध का प्रथम राजधानी की बात करेंगे, ये
गिरिब्रज या राजगिरी जो था आपको मगध का प्रथम राजधानी था? कौन था? गिरिब्रज या राजगिरी जो था मगध का प्रथम राजधानी था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में एक था, सबसे प्राचीन प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में एक था, कौन सा? तो ये अंग महाजनपद जो है कि आपको एक था। वैशाली महाजनपद नहीं था, चंपा नहीं था, नालंदा नहीं था। ये जो था कि कौन था? अंग जो था आपका एक था। अंग जो था आपका एक था। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न जो बोल रहा है आपका, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली, वैशाली किसके द्वारा स्थापित कराया गया था? तो वैशाली जो है कि आपको लिच्छवी के द्वारा जो है कि स्थापित करवाया गया था। ये भी बीपीएससी 2008 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें और अंतिम तीर्थंकर का जन्म, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है कि कुंडग्राम वैशाली में, कहाँ पे? वैशाली के कुंडग्राम में जो है कि इनका जन्म जो है कि आपको हुआ था। और महावीर की बचपन के नाम की बात करेंगे, बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि, एक मिनट, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपका, हाँ, अगला प्रश्न बोल रहा है कि महावीर का जन्म जो है कि कुंडग्राम वैशाली बिहार कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली जिला में आपको पड़ता है। कब हुआ था? 540 में जो है कि इनका जन्म जो है कि आपका हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न क्या है? महावीर महावीर स्वामी का पिता महावीर स्वामी का पिता सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का संबंध था, कहाँ से संबंधित है? तो ये वज्जी संघ के जो है कि आपको क्या थे? वज्जी संघ के जो है कि आपको प्रमुख थे। वज्जी संघ के जो है कि आपको प्रमुख थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपका चौथा चौथा प्रश्न बोल रहा है कि महावीर स्वामी की माता त्रिशला, त्रिशला जो है कि राजकुमारी थी, कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये जो है कि आपको लिच्छवी की राजकुमारी थी। लिच्छवी की राजकुमारी या लिच्छवी के प्रमुख चेटक की जो है कि आपको बहन थी। कौन थी? चेटक की बहन थी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश जो है कि आपको कहाँ दिया था? तो अंतिम उपदेश जो है कि आपका पावापुरी में दिया था। पावापुरी। अगला प्रश्न है कि महावीर की मृत्यु या निर्माण हुई थी, कहाँ हुई थी? इसका मृत्यु कहाँ हुआ था महावीर का? तो पावापुरी में जो हुआ था, पावापुरी राजगीर में, नालंदा में, नालंदा में, नालंदा में। अगला प्रश्न है कि प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम जैन संगीत का आयोजन जो है कि आपको पाटलिपुत्र में जो है कि आपको पहला जैन संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में जो है कि आपको किया गया था। चलिएगा, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका प्रथम जैन संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आपको हुआ था। और अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको की गई थी, स्थूलभद्र के द्वारा। अगला प्रश्न है कि प्रथम जैन संगीत का आयोजन आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुआ था, क्या क्या इसमें कार्य हुआ था? जरा देखिएगा, इसमें कार्य की बात करेंगे। इसमें कार्य जो हुआ था, क्या हुआ था? जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों में प्रणय प्रणय किया गया एवं जैन धर्म को दो भागों में, श्वेतंबर और दिगंबर में आपको विभाजित कर दिया गया। किसमें? श्वेतंबर में और दिगंबर में जो है कि आपको विभाजित हो गया था। यही आपका हुआ था इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर बसु पूज्य की जन्म स्थली क्या है? तो बसु पूज्य की जन्मस्थली की बात करेंगे। इनका जन्मस्थली जो है कि आपको चंपा है। कहाँ पे देखने को मिलेगा? चंपा देखने को मिलेगा। अगला है बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म का प्रश्न देखिएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गया था? सर्वप्रथम जो गए थे वैशाली के जो है कि समीप अलार कलाम के आश्रम जो है कि आपको पहुंचे थे। और यही इनके पहले गुरु जो है कि अलार कलाम हुए थे। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने कहाँ पे कौंडिन्य कौंडिन्य में 5 ब्राह्मण मिले थे? कौंडिन्य में जो है कि आपको 5 ब्राह्मण मिले थे। कहाँ पे ऐसा हुआ था? तो ये उर्वेला बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? उर्वेला बोध गया में। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला है बौद्ध 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 गौतम बुद्ध ने किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये कौन सा नदी था? फल्गु या निरंजना था। कौन सा नदी था? फल्गु फल्गु या निरंजना। और वृक्ष की बात करेंगे, वृक्ष था पीपल का वृक्ष था। यहाँ पे देखिएगा पीपल का वृक्ष जो है कि आपको दिया हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है कि आपको राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीत का कौन सा कार्य हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीत की बात करेंगे। इसमें जो है कि बुद्ध
बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में जो है कि आपको किया गया था। ये पहला बौद्ध संगीत में जो है कि आपको हुआ था। और पहला बौद्ध संगीत के आयोजन की बात करेंगे, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन जो है कि आपको कहाँ पे हुआ था पहला बौद्ध संगीत, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। चलिए ऑप्शन हम ही बता देते हैं, राजगीर में, वैशाली में, है ना, वैशाली में या पाटलिपुत्र में या कुंडलवन कश्मीर में। ठीक ना, इसको छाप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में एक बार, तभी पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हैं कि नहीं वीडियो। अगला छठा प्रश्न बोल रहा है कि गौतम द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ था। इसके द्वारा किए गए कार्य क्या थे? इसके द्वारा किए गए बौद्ध धर्म के दो भागों में स्थाविर और आपको संधिक के रूप में जो है कि आपको विभाजित हुआ था। स्थाविर और महासंधिक के रूप में जो है कि आपको विभाजित हुआ था 383 में। दूसरा बौद्ध संगीत जो है कि आपका हुआ था। तीसरा में जो है कि पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें जो है कि क्या कार्य किए गए थे? तीसरा में जो है कि आपको कार्य हुआ था, इसमें कठोर नियम जो है कि बनाए गए और अभिधम्म पिटक का संकल्पना जो है कि आपको तीसरा में हुआ था। किसका हुआ था? अभिधम्म पिटक की संकल्पना जो है कि आपको तीसरा में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में महात्मा बुद्ध को घनिष्ठ संबंध था? किस नगर से घनिष्ठ संबंध था? तो ये जो था आपका बोध गया से भी था, राजगीर से भी था और वैशाली से था। ऑप्शन नंबर डी, इसमें सभी के सभी से इनका संबंध जो है कि घनिष्ठ था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों का भविष्यवाणी की थी, इसमें सम्मिलित था। इसमें क्या सम्मिलित था? तो इसमें जो था आपको बाढ़ सम्मिलित था, अग्नि सम्मिलित था और आंतरिक कलह, ये तीनों का तीनों जो है कि इसमें सम्मिलित था। इसलिए इसका आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि बोध गया में बोधि मंदिर बनवाया गया था। ये बीपीएससी 45वीं में पूछा गया प्रश्न है। किसने बनवाया था? तो गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से जो है कि आपको बनाया गया था। क्या, फिर से देखिएगा, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहां पर, कहां पर? जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, वहीं पर बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म जो हुआ था, कहाँ हुआ था? सारिपुत्र का जन्म की बात करेंगे, ये जन्म इनका वैशाली में हुआ था। अगला है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहले बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कि आपको कहाँ किया गया? तो राजगीर में जो है कि आपको किया गया। राजगीर में किया गया। कब किया गया? तो राजगीर में जो है कि 483 में किया गया। महाकश्यप इसके अध्यक्ष हुए थे और अजात शत्रु के शासनकाल में चला था। उस समय वंश की बात करेंगे, हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न जो है कि आपको मगध साम्राज्य का उत्थान की बात करेंगे, इसमें जरा चर्चा कर लेते हैं। अब इसके ऊपर आइएगा, इसके ऊपर जरा चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? सबसे पहला जो प्रश्न बोल रहा है कि प्राचीनतम भारत के साम्राज्यवाद की शुरुआत एवं विकास का श्रेय जो है कि आपको जाता है, किसको जाता है? तो ये जो जाता है आपको मगध को जाता है। किसको जाता है? मगध इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मगध राज्य के आरंभिक राजधानी थी, कहाँ थी आरंभिक राजधानी? तो इसकी आरंभिक राजधानी की बात करेंगे, ये गिरिब्रज या राजगिरी या राजगिरी में जो है कि राजगीर में ये इसकी राजधानी थी। ठीक है, राजगीर जो है कि आपको किससे? तो पहाड़ियों से जो है कि आपको घिरा हुआ था। और इसका वास्तुकार की बात करेंगे, महागोविंद जो है कि राजगिरी की वास्तुकार थे। अगला है कि महाभारत। महाभारत क्या है? महाभारत, महाभारत और पुराण, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन सा था? तो मगध का सर्वप्रथम राजवंश बृहदत्त राजवंश था। कौन सा? बृहदत्त था। ठीक ना। अगला प्रश्न है मगध मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो मगध जनपद का संस्थापक बृहदत्त या जरासंघ के द्वारा जो है कि किया गया था। अगला है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे, ये कौन था? तो मगध का वास्तविक संस्थापक आपको बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार था। और बिंदुसार की शासनकाल की बात करेंगे, बिंदुसार का शासनकाल जो चला था कब से कब तक? 544 से लेके 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक जो है कि आपको चला था। कब तक? 583 से 493 तक, 544 से 493 तक चला था। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार एवं अजात शत्रु किस वंश का था? तो ये सब जो है कि आपको हर्यक वंश का था। अभी जस्ट ही बताए हैं, हर्यक वंश का ये सब जो है कि आपको था। अगला प्रश्न है कि मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट
उत्कर्ष प्रभाव प्रभाव हुआ। किस पे हुआ था प्रभाव? तो ये हुआ था बिंबिसार के शासनकाल के दौरान जो है कि आपका उत्कृष्ट प्रभाव जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो बिंबिसार ने जो है कि आपका किसके साथ? तो कौशल देवी के साथ और चेलना के साथ और खेमा के साथ, ये तीनों के साथ जो है कि आपका विवाह किया था। ठीक ना, तीनों के साथ जो है कि आपका विवाह किया था। कौशल देवी कौशल के साथ, खेमा जो है कि पंजाब और चिलना जो है कि वज्जी संघ के राजकुमारी के साथ जो है कि अपना विवाह को जो है कि आपको किया था। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि बिंबिसार ने बृहदत्त को पराजित कर कौन सा एक राज्य की स्थापना किया था? तो ये अंग राज्य की स्थापना किया था। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन सा था? तो हर्यक वंश का दूसरा शासक जो है कि आपको अजात शत्रु था। अजात शत्रु की बात करेंगे। अजात शत्रु ने 493 से 461 तक जो है कि ईसा पूर्व तक अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर जो है कि सत्ता को प्राप्त किया था। किसकी हत्या कर? अपने पिता को ही मार दिया, बिंबिसार को मारकर अपने जो है कि गद्दी पे बैठा था। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि राजगीर के दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध मगध में किस शासक ने किया था? तो यह शासक का नाम हो जाएगा अजातशत्रु ने जो है कि आपको किया था। अगला प्रश्न जो है कि आपको वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला प्रथम मगध शासक कौन था? तो ये मगध शासक की बात करेंगे, ये जो था आपका अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु था। अगला है, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ से थी? तो आम्रपाली का संबंध जो था आपको वैशाली से था। कहाँ से? वैशाली से। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग जो है कि आपको किया था? तो किसके साथ? लिच्छवी के साथ जो है कि आपका जब किया था, उसी के समय जो है कि आपका किया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? 42वीं बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है। ये जो है कि ईसा पूर्व 36 शताब्दी में जो है कि आपका इसका हुआ था। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने जो है कि आपको किया था। किसने किया था? उदयन ने जो है कि आपको किया था। चलेगा, उदयन ने जो है कि आपको अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने मगध की गद्दी पे बैठा, उसी समय जो है कि उदय भद्र भी कहा गया। अजातशत्रु को उदयन को कौन सा? तो उदय भद्र भी जो है कि आपको कहा गया है। अगला है कि किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था उदयन ने बनाया था। किसने बनाया था? उदयन ने जो है कि आपको राजधानी को बनाया था। अगला प्रश्न क्या है? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। कौन था? नागदशक था। हर्यक वंश के उपरांत मगध में किस वंश का जो है कि उदय हुआ था? तो ये जो हुआ था आपको शिशुनाग वंश का हुआ था, और शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही आपको थे। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 20 नंबर देखिएगा, सर्वप्रथम मगध ने किस शासक ने गिरिब्रज या राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपना राजधानी बनाया था? तो वैशाली को राजधानी किसने? शिशुनाग ने जो है कि अपने राजधानी के रूप में वैशाली को भी बनाया था। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने पाटलिपुत्र को पूर्ण पूर्ण राजधानी बनाया तथा तथा तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही हो गया? तो ये कालाशोक के समय से ही आपको बना था, कालाशोक के समय में। अगला है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये भी हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। और द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कि आपको वैशाली में आपको किया गया था। तब 383 में किया गया था। अगला है, द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये जो है कि आपको शावक मीर के द्वारा जो है कि आपका किया गया था। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद जो है कि आपको नंद वंश के संस्थापक थे। ठीक ना, संस्थापक थे। और नंद वंश के जो है कि संस्थापक जो है कि महानंदी को भी बताया गया है, महानंदी को भी जो है कि आपको बताया गया है, महापद्म नंद। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मगध के किस शासक को कली या अंश, परशुराम अवतार या क्षत्रियो के नाशक या सर्व छत्रांक एकात्र और एकारट का उपाधि दिया गया है? तो किसको है? तो ये महापद्म नंद को जो है कि आपको कहा जाता है। और ये नंद वंश का सर्वाधिक जो है कि प्रतापी शासक कौन था? महापद्म नंद था। अगला है, नंद वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे। अंतिम शासक कौन है? तो घनानंद था। कौन था? घनानंद था।
आते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कि आपको अजातशत्रु के काल में किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको राजगिरी में हुआ था, राजगिर में जो है कि आपको हुआ था। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। अगला है मगध साम्राज्य में कलिंग का विजय सर्वप्रथम किया था, किसने किया था? तो ये किया था महापद्म नंद ने जो है कि आपको कलिंग विजय किया था। सही है, कौन होगा? महापद्म नंद इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ये सिकंदर महान के समकालीन की बात करेंगे, घनानंद था। ये 44वें बीपीएससी में पूछा गया आपका प्रश्न है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध के शासक कौन थे? तो घनानंद थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो पाटलिपुत्र को बसाने वाला राजा उदयन था और ये 44वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में जो है कि गंगा और सोन के संगम पर स्थित एक पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों से सुसज्जित जो है कि आपको किया? आगे चलकर ये पाटलिपुत्र जो है कि आपको बना था। तो ये जो है कि आपको किसने किया था? तो ये जो है कि वैशाली के वज्जियों के द्वारा। इसका वैशाली के वज्जियों के द्वारा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न मौर्य साम्राज्य। आइएगा मौर्य साम्राज्य के ऊपर चर्चा करते हैं। ये अंतिम टॉपिक होगा। मौर्य साम्राज्य को देखकर ये वीडियो की समाप्ति जो है कि आपको करेंगे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक की बात करेंगे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी की बात करेंगे। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया था। और मौर्य साम्राज्य का चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त किया था? तो मगध की सत्ता की बात करेंगे। ये जो है कि आपको चाणक्य या विष्णुगुप्त से जो है कि आपको सहयोग से जो है कि आपको प्राप्त किया था। इसके चाणक्य या विष्णुगुप्त से। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुआ था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करेंगे तो 320 में जो है कि आपका मौर्य साम्राज्य की स्थापना होता है। कब होता है? 320 में जो है कि आपका मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके शासनकाल या किसके दरबार में आया था? तो ये जो आया था आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है कि आपको आया था। ये आया था। कौन सा नाम है इसका? यूनानी मेगास्थनीज नाम है। क्या नाम है? मेगास्थनीज जो है कि आपका इसका नाम देखने को मिलेगा, मेगास्थनीज। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र में आगमन किया था, कब आगमन किया था? 315 ईसा पूर्व में जो है कि आगमन किया था। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो ये सेलुकस निकेटर था। सेलुकस निकेटर था। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस शासन के शासनकाल के दौरान मगध पर 12 वर्षों का जो है कि भीषण अकाल पड़ा था? तो ये जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है कि आपको अकाल पड़ा था। किस पे? आपको मगध पे अकाल पड़ा था 12 वर्षों का। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोलता है कि किससे किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता था। किससे मुक्ति दिलाया था? तो यूनानियों से मुक्ति दिलाने के लिए भारत में इसे मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि बताइएगा वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो है कि आपको वर्णन या उल्लेख मिलता है। ये 46वीं बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है। इंडिका से जो है कि आपको प्राप्त होता है। किससे होता है? इंडिका से इसका जो है कि आंसर प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि नंद वंश के पश्चात मगध में किस राजवंश का उदय हुआ? 41वीं बीपीएससी का पूछा गया। नंद वंश के बाद जो है कि आपका मौर्य वंश आता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम जो है कि आपको क्या है? इंडिका नाम है। 47वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य? ये इसी अर्थशास्त्र के लेखक जो है कि आपको माने जाते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था के विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्रा के वृत्तांत में जो है कि देखने को मिलेगी? तो मेगास्थनीज के जो है कि आपको वृत्तांत में देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का शासक जो बना, कौन बना? बिंदुसार बना था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक
भविष्य वक्ता पिंग लब्स पिन लब्स जो है कि आपको रहा करता था, तो ये जो है कि आपको किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में पिंगलब्स जो है कि आप पिंगल वस्त्र जो है कि आपको रहा करता था बिंदुसार के दरबार में, ठीक ना। और अशोक के बारे में इसने भविष्यवाणी किया था कि वह महान राजा बनेगा। किसके बारे में, अशोक के बारे में इसने भविष्यवाणी किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि अशोक अशोक के द्वारा जो है कि आपको पड़ोसियों के साथ जो है कि मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख जो है कि आपको मिलता है। किससे मिलता है, तो ये शिवालेख नंबर 13 से जो है कि आपको देखने को मिलता है। किससे देखने को मिलता है, शिवालेख नंबर 13 से। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपका तृतीय तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके काल में जो है कि किया गया, तो ये जो है कि आपको अशोक के काल में किया गया। तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता कौन किया था, तो संगीत की अध्यक्षता जो है कि मोगली पुत्र तीस के द्वारा, किसके द्वारा, मोगली पुत्र तीस के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कि आपको कहाँ हुआ था, तो ये आयोजन जो हुआ था कहाँ पे, पाटलिपुत्र में किया गया था। कहाँ पे, पाटलिपुत्र में जो है कि आपका इसका आयोजन किया गया था। और तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन की बात करेंगे 251 ईसा पूर्व में जो है कि आपका हुआ था। कब हुआ था, 251 ईसा पूर्व में। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय किया था, तो किस मौर्य शासक ने, तो ये अशोक ने जो है कि आपको कलिंग पर भी विजय किया था, अशोक ने। अगला प्रश्न है कि बताइएगा किस युद्ध में हुए भारी तबाही और जान माल की हानि को देखते हुए अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति की जो है कि आपको घोषणा किया। तो ये कलिंग का जो है कि युद्ध जो है कि आपको देखकर, और इसकी चर्चा जो है कि 13वें नंबर के शिवालेख में, किसमें, 13वें नंबर में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न जो है कि अशोक का धर्म था, अशोक का क्या धर्म था, तो ये जो है कि आपका धर्म था नैतिक आचार संहिता, इसका जो है कि आपका धर्म था। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ था, तो मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय की बात करेंगे, ये केंद्रीय न्यायालय जो था पाटलिपुत्र में था। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक ने अपने धर्म यात्रा के दौरान सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा किया था, तो यह जो है कि आपको बोध गया की यात्रा किया था। कहाँ का, बोध गया का। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा यात्रा अपने राज्याभिषेक के कितवें वर्ष जो है कि आपको किया था, तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जो है कि बोध गया की यात्रा जो है कि करने के लिए निकला था। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सुनिएगा। अगला प्रश्न बोलता है कि अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिला से प्राप्त हुआ है, तो बिहार के किस जिला, चंपारण से जो है कि आपको प्राप्त हुआ है। राइट आंसर सी हो जाएगा, चंपारण। अगला प्रश्न बोलता है कि बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, कौन सा, तो ये जो है कि रुमनदेई जो है कि आपको बिहार से प्राप्त नहीं हुआ, नेपाल से हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के पांच प्रांतों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत। पूर्वी प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो पूर्वी प्रदेश की राजधानी जो है कि पाटलिपुत्र थी। प्राची प्रदेश की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र जो है कि आपको इसकी राजधानी देखने को मिलेगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किससे बना था, तो चंद्रगुप्त का महल जो है कि लकड़ियों का बना हुआ था। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था, कहाँ पे, तो ये जो है कि कुम्हरार पटना में जो है कि आपका स्थित था, और कुम्हरार में, ठीक है। मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का भी अवशेष जो है कि कुम्हरार से प्राप्त होता है। अगला 34वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 34वां प्रश्न बोल रहा है कि किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इनकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना ही एक बेतला कर सकता है। ये किसने बोला था, तो ये बोला था एरियन ने बोला था। किसने बोला था, एरियन ने जो है कि ऐसी बानी जो है कि आपको बोली थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य प्रसाद के बारे में किसने कहा था, यह प्रसाद मानव कृति का नहीं है, वरन देवों का द्वारा निर्मित है। यह कथन किसका है, तो यह फाहियान का कथन था। किसका कथन था, फाहियान का। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ी में आजीविकों के लिए जो है कि आपको गुफाओं का निर्माण करवाया था, तो ये जो है कि आपको करवाया था, अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था, अशोक ने। 4 गुफाएं था, सुदामा था, विष्णु झोपड़ी था, चौपार था और कर्ण था, चौपार था, सुदामा और विष्णु झोपड़ी था। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि गया के समीप नागा अर्जुन की पहाड़ी में प्रसिद्ध गोपी गुफा
गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो गोपी गुफा का निर्माण जो है कि दशरथ ने करवाया था। अशोक का जो है कि पुत्र था दशरथ, पुत्र जो कौन था? दशरथ जो है था, दशरथ अशोक का जो है कि पुत्र था। इसने नागार्जुन पहाड़ी में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा जो है कि आपको सम्मिलित था। अगले प्रश्न पे आते हैं। मौर्यकालीन चामर ग्रासनी ग्रासनी यक्षी प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? या दादरीगंज पटना से जो है कि आपको प्राप्त हुआ है। इसे स्त्री रत्न के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? स्त्री रत्न के भी नाम से इसे जाना जाता है, याद रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है कि बिहार बिहार के किस स्थान पर मौर्य काल से बने जो है कि आपको जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो यह जो हुआ है कहाँ से? लोहानीपुर पटना से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? लोहानीपुर पटना से। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के नगर निर्माण और सुंदरता का वर्णन जो है कि किसने किया था? तो ये मेगास्थनीज के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। अगला प्रश्न जो है कि पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के किस शासक ने पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी को बनाया था? तो ये राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो बौद्ध सभा के आयोजन जो है कि पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडोल्फिसस टॉलमी द्वितीय या डायनोसियस नामक राजदूत जो है कि पाटलिपुत्र भेजा था? तो किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपका क्या है? अगला प्रश्न जो बोलता है कि 44वां नंबर प्रश्न बोलता है कि किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीब्रोथस या पाटलिपुत्रक उपनाम का धारण किया था? तो ये जो है कि स्ट्रोबो के हिसाब से, किसके हिसाब से? स्ट्रोबो के हिसाब से। यूनानी दूत डी मॉलिकस डी मौलिकस का आगमन मगध के किसके शासनकाल के दौरान या किसके दरबार में हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार? बिंदुसार के दरबार में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न बोलता है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं मगध को सम्राट बताया था, वह स्तंभ जो है कि भब्रू स्तंभ है। कौन सा? भब्रू स्तंभ है। 39वीं बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के लिए किया गया था? तो आजीविकों के लिए किया गया था। अगला प्रश्न जो है कि अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो अशोक की राजधानी जो है कि पाटलिपुत्र थी। उसके बाद बोलता है कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र के प्रसारण 3 नगरीय नागरिकों के सभा संचालन करती थी, जो 5 सदस्य के 6 समितियां संगठित थी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका कथन किसने कहा था? तो ये कहा है आपको मेगास्थनीज के द्वारा जो है कि आपको कहा गया है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, मौर्य प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जो है कि कौन सा कथन सही है? तो यह जो है कि आपको केंद्रीकृत था। बिल्कुल सही है, केंद्रीकृत था। अगला है करों तथा बोझों का अधिक था। ये भी आपको सही है। और प्रशासन का तंत्र कठोर था। ये भी सही है। उपयुक्त सभी के सभी जो है कि इसमें सही देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि अशोक के संबंध में कौन सा कथन जो है कि आपको सही है? तो अशोक के संबंध में कौन सा कथन जो सही है? तो बात करेंगे इसने धर्म विजय की नीति को अपनाई थी। बिल्कुल सही है। उसने विदेशों का सत संबंध को स्थापित किया था। बिल्कुल सही है। उसने प्रजा हित के लिए कल्याण का उपाय किया था। बिल्कुल सही है। सभी का सभी सही है। अगला प्रश्न है कि देव नाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने संबोधन किया था? तो ये जो है क्या अशोक ने किया? देव नाम प्रिय के नाम से संबोधन किया है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है धम्म महामात्र का कार्य क्या था? तो धम्म महामात्र का कार्य जो था कि धर्म नीति का क्रियान्वयन करना, लोगों के बीच जो है कि दान वितरण करना और जन कल्याण का उपाय करना। ये तीनों का तीनों जो है कि काम जो है कि आपका काम धर्म महामात्र का था। अगला है मौर्यकालीन राजू का कार्य क्या था? राजू का कार्य था जो है कि आपको न्यायिक व्यवस्था को देखना, ग्रामीण प्रशासन को देखना और राजस्व का विभाग को देखना। ये सभी के सभी काम जो है कि आपको राजू का हुआ करता था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपका क्या है? अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका मौर्यकालीन विद्वानों में किसका किसका नाम आता है? तो मौर्यकालीन विद्वानों में जो है कि आपका कौटिल्य का नाम आता है, पाणिनि का आता है और उपा सर्व का नाम आता है। तीनों का तीनों का नाम आता है। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन स्थापत्य
स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है सुंदर? तो ये सुंदर उदाहरण की बात करेंगे। इसके सुंदर उदाहरण है आपको पाटलिपुत्र स्तूप जो है कि राजप्रसाद का अवशेष, दादरीगंज का जो है कि यक्षी और बराबर की गुफाएं, ये तीनों के तीनों जो है कि आपको देखने को मिलेगा। 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि अशोक ने धर्म नीति की जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है? तो ये जो है कि द्वितीय स्तंभ लेख से, सातवें शिवालेख से, द्वादश शिवालेख से, ये सभी के सभी से आपको जो है कि आपकी जानकारी जो है कि देखने को मिलेगी। अपिक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 58वां नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 58वां प्रश्न है कि अशोक के किस अभिलेख में दान और धर्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो ये धर्म दान के अंतर को स्पष्ट कैमे में, तो 9वें शिवालेख में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कैमे में 9वें में देखने को मिलेगा। और 59 नंबर अंतिम प्रश्न की बात करेंगे। अंतिम प्रश्न जो है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का कौन सा कारण सम्मिलित नहीं है? तो मौर्य साम्राज्य के पतन का कौन सा कारण? तो ये आपका आर्थिक संकट जो है कि आपको सम्मिलित नहीं है। इसी के साथ ये हम लोग आ गए हैं, कितने नंबर पेज तक देख लिए हैं? 1 से स्टार्ट करके 12 नंबर पेज तक पार्ट 1 में जो है कि हम लोगों ने देखा है। और अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो मौर्योत्तर जो है कि आपका बिहार, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और इससे आगे की चीजों को जो है कि हम लोग देखेंगे। तो इसमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, आप लोग को समझ आया कि नहीं आया। अगर आप लोग का कमेंट रिस्पांस पॉजिटिव नहीं होगा तो हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। इसलिए सभी लोग अपना अपना रिव्यू को जरूर बता दीजिएगा कि कैसा रहा, नहीं रहा। फिर हम आपके साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए इस वीडियो को सभी लोग देखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ साथ जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है, इस बुक का पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा, मिल जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद सभी को।